और चलिए अब बात देवभूमि की खबरों की भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात, आज देश भर में गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। सुबह से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भी उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा दशहरा पर स्नान का खास महत्व माना जाता है। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 16 जोन और 37 सेक्टर में बांटा गया है मेला क्षेत्र को, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पैड़ी पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि गंगा दशहरा आज काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि आज कई शुभ मुहूर्त भी बन रहे हैं और इसके साथ कई संयोग भी बन रहे हैं। आज गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना काफी अच्छा माना जाता है और इसीलिए देखा जा रहा है कि गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ जो है वो नजर आ रही है। जगह जगह से, अलग अलग जगहों से श्रद्धालु जो हैं वो हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को देखते हुए 16 जोन और 37 सेक्टर में मेला क्षेत्र को बांट दिया गया है, ताकि जो श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। हरिद्वार से हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, जरा हर की पैड़ी की तस्वीर आप दिखाइए और जो श्रद्धालु वहां पर मौजूद है उनसे भी आप बात करिए, जो आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, हरिद्वार में हर की पैड़ी गंगा घाट पर मैं मौजूद हूं और इस वक्त तस्वीरें मैं यहां से दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। किस तरह से हरिद्वार में हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं का एक जन सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है, क्योंकि गंगा दशहरा का आज स्नान पर्व है। हरिद्वार में जितने भी स्नान पर्व होते हैं उनमें सभी में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि गंगा दशहरा का जो स्नान है उसका एक खास महत्व बताया जाता है। गंगा दशहरा पर जो है इसी तिथि पर जो गंगा देवी है वो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आई थी और तभी से ये गंगा दशहरा का जो स्नान पर्व है उसको मनाया जाता है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं। और आज भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनकी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए थे और अभी भी जो स्नान है वो जारी है और पूरा दिन जो स्नान का जो क्रम है वो इसी तरह से जारी रहेगा। उसके अलावा प्रशासन की ओर से, क्योंकि जितने भी स्नान पर्व हैं उनके यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, तो प्रशासन की ओर से व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कल ही पूरी पुलिस फोर्स जो भी मेले की ड्यूटी में लगी है उस पूरी पुलिस फोर्स की ब्रीफिंग यहाँ पर की गई थी और SSP अजय सिंह की ओर से सभी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि किस तरह से ड्यूटी में सावधानी और सतर्कता बरतनी है। अगर संख्या की बात करें तो लगभग 800-900 की संख्या में यहाँ पर अधिकारी और पुलिसकर्मी तैनात हैं। PSC भी यहाँ पर तैनात की गई है और किसी भी तरह की संदिग्ध चीज़ को देखते हुए, किसी भी तरह से जो बम स्क्वाड है या जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है, जो उनके कर्मी हैं, उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था जो है मेले के दौरान, स्नान के दौरान यहाँ पर ना फैले। और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो तैनात किए गए हैं, सेक्टर इंचार्ज और जोनल इंचार्ज भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इस तरह के 16 जोन, 37 सेक्टर यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से बनी रहे। तो स्नान जो है वो बहुत ही व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर चल रहा है और हर की पैड़ी का जो नज़ारा है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आकर्षक यहाँ पर बना हुआ है। गंगा स्नान का आज के दिन खास महत्व है और क्योंकि आज गंगा दशहरा का पर्व है तो इसकी जो पूजा विधि है वो भी बेहद खास होती है। इसमें क्योंकि ये दशहरा है तो इसमें कहा जाता है कि 10 तरह के पापों से, 10 तरह के कष्टों से गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है और इसीलिए जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से, जो हरिद्वार पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं, गंगा स्नान करने के बाद। की बात करें हरिद्वार की, तो कुछ जगहों पर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम को देखते हुए। लेकिन अभी क्या जो वाटर फ्लो है गंगा की बात अगर हम करें तो क्या सही है और क्या कोई प्रोटोकॉल्स वहां के श्रद्धालुओं के लिए जो घाटों पर पहुंच रहे हैं? जी देखिए, जाहिर तौर पर एक अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, लेकिन अभी मौसम का यहाँ पर जो फर्क है वो किसी तरह का यहाँ पर पड़ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर दूर दूर से पहुंचे हुए हैं और उनका एकमात्र जो ध्येय है, जो उद्देश्य है वो है गंगा में डुबकी लगाना। क्योंकि जो इसके लिए जो विशेष जो योग बन रहे हैं, जो विशेष मुहूर्त है वो फिलहाल जो मुहूर्त है वो शुरू हो गया है और उस मुहूर्त में श्रद्धालु यहाँ पर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से जो है पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि पुलिस, PSC के अलावा अन्य जितनी भी सुरक्षा इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, वो भी यहाँ पर तैनात की गई हैं और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से बड़ी हजारों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ, वाहन, अपने निजी वाहनों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ट्रैफिक जाम की स्थिति ना बने हैं और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से चलता रहे, उसके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। सभी जो रूट है उनमें रूट के जो निर्धारित पार्किंग है, वाहनों को उन्हीं पार्किंग में, निर्धारित पार्किंगों में पार्क करने के जो है निर्देश दिए गए
हैं और उसके अलावा कुछ रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, क्योंकि ठीक है, स्नान में हजारों की तादाद में गाड़ियां पहुंचती हैं, लाखों और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक के लिए जो रूट है उनको भी डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहाँ पर न फैले। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पुलकित। खबर देहरादून से ही, जहां केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन पर 3 जून तक रोक लगा दी गई है। ऑफलाइन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। केदारनाथ में बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। यात्रियों की भीड़ के कारण जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमरा गई हैं। सोमवार को 23,000 श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे थे। मौसम खराब हो चाहे किसी भी तरह की स्थिति हो, लेकिन केदारनाथ में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं। और इस बार 1 महीने में ही 5 लाख तक श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। फिलहाल इसीलिए भीड़ ज्यादा होने की वजह से रोक लगा दी गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस पर। ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस पर रोक लगा दी गई है अभी मौजूदा समय में। इसके अलावा अगर बात करें मौसम की, तो मौसम फिलहाल ठीक बताया जा रहा है और इसके साथ ही श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। सुनील नवप्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, देखिए भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि इस बार लोगों के अंदर केदारनाथ जाने का क्रेज बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन मौसम की अगर बात करें तो अभी कैसा है? ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कब तक बंद रहेंगे, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, केदारनाथ में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। अभी तक केदारनाथ में करीब 6 लाख के आसपास श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और अगले 5 दिनों का अगर 3 जून तक हम देखें तो 1,12,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। एक मोटा मोटा आंकलन है कि केदारनाथ में एक दिन में मैक्सिमम 22,000 के आसपास यात्री वहां पर दर्शन कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर 7,000 के आसपास घोड़े खच्चर भी हैं, तो जो पैदल रूट है वो बिल्कुल पैक हो जाता है। इसके साथ साथ जाम की अलग स्थिति वहां पर बनती है। तो एक कैपेसिटी निर्धारित की गई है कि मैक्सिमम केदारनाथ में एक दिन 22,000 के आसपास लोग जाएँ, श्रद्धालु जाएँ। लेकिन जिस तरह से पिछले 1-1.5 हफ्ते से थोड़ा मौसम में सुधार है, स्कूलों की भी छुट्टियाँ पड़ चुकी हैं, तो बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ के लिए उमड़ रहे हैं और इसके चलते ऋषिकेश से लेकर रुद्रप्रयाग और उससे भी आगे केदारनाथ तक लगातार जगह जगह जाम की स्थिति बन रही है। इसको देखते हुए 3 जून तक ऑनलाइन और ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, खासकर केदारनाथ के लिए, उनकी व्यवस्था बंद कर दी गई है। नए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अभी तक जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, रजिस्ट्रेशन भी बड़ी संख्या में हुए हैं। अगर मैं आज की बात करूँ 30 मई की, तो आज के लिए करीब 23,000 श्रद्धालुओं ने केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराए, यानी कि आज 23,000 श्रद्धालु केदारनाथ के लिए मूव करेंगे। कल भी केदारनाथ में करीब 22,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने वहां पर दर्शन किए। ठीक है सुनील, लेकिन इस दौरान एक और भी व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नजर नहीं आ रही हैं। क्या ये वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया है? देखिए, रजिस्ट्रेशन रोकने के पीछे 2 वजह है। एक तो लगातार मौसम खराब चल रहा है। अभी तक भी जो फोरकास्ट है 1 जून तक वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है कि हल्की बूंदाबांदी, बारिश और बर्फबारी वहां पर देखने को मिलेगी। दूसरी ओर जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह मैंने बताया कि जो केदारनाथ की मैक्सिमम जो कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी पर आप वहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्थाएँ दे सकते हो, 22,000 के आसपास है मैक्सिमम कैपेसिटी। लेकिन इससे भी बड़ी संख्या में वहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो इससे व्यवस्थाओं में जो गैप है वो आना स्वाभाविक तौर पर है। तो इसी के मद्देनजर रुद्रप्रयाग प्रशासन ने बाकायदा शासन को एक लेटर भी लिखा है कि ऋषिकेश से एक सीमित संख्या में यात्रियों को छोड़ा जाए, जिससे कि यात्रा व्यवस्थित बनी रहे। क्योंकि सड़क मार्ग पे भी ये देखा जा रहा है कि घंटों जाम लग रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पटरी से न उतरे, इसके इंतजाम के लिए ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल स्टॉप की गई है 3 जून तक। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुनील। और अब बात कर रहे थे उत्तरकाशी से खबर मिल रही है, जहां पुरोला में नाबालिग छात्रा को समुदाय विशेष के लड़के पर भगाने का आरोप लगा है। पुरोला में नाबालिग छात्रा को फरार करने का यह मामला है। एक समुदाय विशेष के खिलाफ पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। नगर के सभी संगठन विरोध कर चुके हैं। आक्रोश के चलते एक समुदाय के 42 व्यापारी दुकान बंद कर रातों रात फरार हुए हैं। मोरी खरसाड़ी क्षेत्र की नाबालिग छात्रा को भगाने का ये पूरा मामला क्षेत्र में गरमाया हुआ है। हमारे सहयोगी बलवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलवीर, बताइए जरा क्या कुछ ये पूरा मामला है? बिल्कुल, जो ये मामला है ये नाबालिग लड़की को भगाने का मामला है।
हिंदू बन के एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक नाबालिग लड़की को भगाया है, जिसका मामला संज्ञान में आने के बाद जो स्थानीय लोग हैं काफी आक्रोशित है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में लगातार धरना प्रदर्शन हुआ है, जिसके चलते बाजार भी बंद किया गया है। और जो जिस विशेष समुदाय पे ये आरोप लगा है उनमें भी डर है, जिसके चलते जो 42 दुकानदार थे वो रातों रात अपनी दुकान छोड़ के भाग चुके हैं। और मोरी खरसाड़ी का ये मामला है, जब संज्ञान में आया उसके बाद पुलिस ने भी हरकत में आई और 2 युवकों को गिरफ्तार इसमें किया गया है। और इस समय पूरे तरह से तनाव का माहौल पुरुला जो नगर क्षेत्र है वहां पे देखा जा रहा है। पुलिस की व्यवस्था उस जगह पे की गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला आया है और लव जिहाद से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है, स्थानीय लोग लगातार कड़ी कार्रवाई की मांग करके सड़कों पे उतरे हुए हैं। कल भी देर शाम तक प्रदर्शन पुरोला में होते रहे, पूरा बाजार बंद रहा और आज भी संभावना जताई जा रही है कि प्रदर्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नाबालिग लड़की को एक समुदाय विशेष ने भगाने की कोशिश की है और पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं क्षेत्र में, तो काफी आक्रोश है और ये आक्रोश लगातार बढ़ा हुआ है पूरे क्षेत्र में। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का मामला सामने आया है, एक बार फिर से ये गरमाने लगा है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और मेयर कोटद्वार हेमलता नेगी समेत स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। मेडिकल कॉलेज के लिए चिन्हित 192 बीघा भूमि को खुर्द बुर्द हो चुकी है और खनन का अड्डा बन चुकी है। ऐसे में अब इस मामले में विपक्ष ने स्थानीय विधायक रितु खंडूरी को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि रितु खंडूरी की शह पर मेडिकल कॉलेज की भूमि पर खनन चल रहा है। बता दें कि इसी मेडिकल कॉलेज को लेकर हरक सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत की बीच सनातनी बढ़ी थी। इसके बाद सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज के लिए 25 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, लेकिन आज तक उस बजट का कहीं अता पता नहीं है। तो वही मामले में अब विपक्ष लगातार रितु खंडूरी पर हमलावर हो चुका है कि उनके ही स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार में मनसुख जी हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज होगा, जितना चाहे बन सकते हैं आवश्यकता के हिसाब से। यहाँ आवश्यकता भी थी, स्वीकृति भी थी, जमीन भी थी, बजट भी था, लेकिन इसको बनाना नहीं था, इसलिए उन्होंने बहानेबाजी प्रारंभ की। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, ये बहुत बड़ा सवाल है रितु खंडूरी पर कि बजट रिलीज होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज आखिर है कहां पर। अब ये मामला पूरा गरमा रहा है, इस मामले में अब तक क्या हुआ? सत्ता में थी तो उस समय ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था। इसके लिए भूमि भी चिन्हित कर लिए गए थे, 192 बीघा भूमि दी गई थी, 2 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे, उसकी बाउंड्री बनाई गई थी और एक ट्यूबवेल भी वहां पे बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से इस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई और जो 192 बीघा भूमि है उस पर लगातार खनन अब होता जा रहा है। पिछली सरकार में भी जब हरक सिंह रावत भी यहाँ से विधायक थे कोटद्वार से, तब भी उस पर खनन होता रहा और आज भी खनन होता रहा है। और आज की डेट में अगर उसमें देखा जाए तो 20 से 25 फुट के गहरे गड्ढे हो चुके हैं। अब पूरे मामले में राजनीतिक रूप ले लिया है क्योंकि लगातार मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है। हरक सिंह रावत भी इस बात को मांगते रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। इसको लेकर उनके बीच तनातनी भी हुई थी त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ और 25 करोड़ रिलीज किए गए थे, लेकिन वो 25 करोड़ रुपए गए कहां, इसका अभी तक किसी को अता पता नहीं है, क्योंकि 25 करोड़ ना तो धरातल पर दिख रहे हैं और ना ही किसी तरीके की शुरुआत की गई है। भूमि पूजन उस समय किया गया था कि 25 करोड़ में यहाँ पर हॉस्टल बनेगा, मेडिकल कॉलेज के लिए एक बिल्डिंग भी तैयार होगी, लेकिन वो 25 करोड़ की लेके जो रिलीज हुआ और रिलीज करने के बाद उस पर कोई भी अपडेट अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है। ऐसे में अब विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर हो चुका है और सवाल खड़े हो रहे हैं रितु खंडूरी से कि जो 25 करोड़ रुपए रिलीज किए गए वो कहाँ है, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन रहा है और नहीं बन रहा है तो उसके पीछे असल वजह क्या है? विपक्ष इस तरह के खड़े कर रहा है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अनुपम।
और अब बात कर लेते हैं न्यूज 18 की खबर का। एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ रेंज में शिकारियों की जाल में फंसकर बाघिन के घायल होने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से बाहर स्वतंत्र जांच के आदेश भी दिए गए हैं। फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक ने इसके आदेश दिए हैं। न्यूज 18 ने सबसे पहले बड़ा खुलासा किया था और बताया था कि कॉर्बेट की कालागढ़ रेंज में घायल बाघिन मिली है, जिसके पेट पर तार का फंदा धंसा हुआ है, जबकि कालागढ़ रेंज के रेंजर से लेकर एसडीओ तक ऐसी किसी भी घटना की जानकारी से पूरी तरह से इनकार कर रहे थे। फॉरेस्ट चीफ अनूप मलिक ने कॉर्बेट जैसे संवेदनशील एरिया में इस तरह की घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने इसके वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से बाहर स्वतंत्र जांच के आदेश करते हुए कहा कि कॉर्बेट में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आती रही हैं। प्रकरण मेरी जानकारी में आया है तो इसकी एक निष्पक्ष जो है वो इंडिपेंडेंट जांच के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं और शीघ्र ही संबंध में जो है वो जो सूचना मिलेगी उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। देहरादून के बाद अब काठगोदाम और टनकपुर से भी वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे कुमाऊं से 2 ट्रेनें चलाना चाहता है। काठगोदाम और टनकपुर से दिल्ली के लिए सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है। अजय भट्ट के मुताबिक कुमाऊं के पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन यहां से चलाना चाहती है, जिसका प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। अजय भट्ट के मुताबिक जल्द ही हल्द्वानी और टनकपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन को मंजूरी मिल सकती है, तो बहुत जल्द एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात देहरादून को मिलेगी। अभी तक तो हम ये सोच रहे हैं कि एक काठगोदाम से और दूसरी हमारी टनकपुर से, क्योंकि दोनों मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ से ऊपर को पहाड़ प्रारंभ हो जाता है। जिस तरह से देहरादून हमारा मैदानी क्षेत्र है, हमारी राजधानी है, वहाँ से ऊपर को फिर पर्वतीय क्षेत्र आ जाते हैं। अगर ये दोनों यहाँ भी चले जाती हैं और एक हमारी वहाँ हो गई तो फिर पूरी तरह से पर्यटक यहाँ जो हम चाहते हैं उतनी बड़ी संख्या में आएगा। मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कल देहरादून में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और सीएम धामी ने केंद्र के 9 सालों का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। सीएम ने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में पहली ही सरकार है जिसने सबके उत्थान के लिए काम किया है। सीएम ने इस दौरान उत्तराखंड के विकास में केंद्र के योगदान को भी गिनाया है। सीएम ने कहा केदारनाथ, हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे का शिलान्यास, मानसखंड मंदिर माला मिशन, एम्स के सैटेलाइट सेंटर को मंजूरी, कर्णप्रयाग रेल परियोजना कुछ ऐसे बड़े काम हैं जो उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं। देवभूमि में विकास के 9 रत्न उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन से खाली हुई बागेश्वर सीट पर अक्टूबर महीने तक उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों पार्टियों ने अभी से अपनी अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए हैं। चुनाव के चलते बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। 30 मई से 30 जून तक महासंपर्क अभियान में जाने वाले हैं, जिसमें हम पूरे 1 महीने का कार्यक्रम करेंगे। उसमें हम बूथ स्तर तक जाएंगे। हम हमेशा तैयार रहते हैं, बस संगठन का आदेश होगा, जब भी हमको चुनाव में जाना होगा हम तैयार बैठे हैं। से खड़ी है, एक नई ऊर्जा के साथ खड़ी हुई है और निश्चित तौर पर हम जो है उपचुनाव को फतह करने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर पर आपको जो है आप ये देखिए कि एक अच्छा रिजल्ट हम इस बागेश्वर जनपद में देंगे। और चलिए अब नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर।